तो आज आपके सामने जीएस में आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग देखने वाले हैं इंडियन रिवर सिस्टम यानी भारतीय नदी तंत्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मानते हैं। चाहे आप इसे स्टैटिक जीके के रूप में मानो या आप जैसे याद कर लो, चाहे ज्योग्राफी रख लो, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डियर, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन रिवर सिस्टम, जिसे हम कई भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला बात करें हिमालय से निकलने वाली नदी, फिर बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदी। तो कई सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, खासकर इस चैप्टर की बात कर लें तब। मैं चाहूंगा मुझे सर मिस्टर इंडिया बना दिया जाए। स्क्रीन को जूम रखिएगा सर, ताकि बच्चों को दिखाई पड़े। देखो, कहा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे हम ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ओरिजिन की, ओरिजिन कहां है इसका, कहां से निकलती है नदियां, कहां से निकलती है, इसके बाद फिर ये ईस्ट की ओर जाती है, वेस्ट की ओर जाती है, फिर देखते हैं कि उसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो बस कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। ठीक है डियर, चलो। मैंने कहा सर हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली, यानी हम रिवर सिस्टम को दो भागों में कैटेगराइज कर दिया। एक हिमालयी नदियां, हिमालय से निकलती है सो नदियां, जिसे हम 12 मासी कह सकते हैं, जिसे हम 12 मासी कह सकते हैं, यानी 12 महीने पानी रहेंगी। टेक्निकल टीम जरा बच्चों को रिप्लाई किया जाए, बच्चे कह रहे वीडियो नहीं चल रहा है। टेक्निकल टीम जरा बच्चों को रिप्लाई कर दिया जाए, क्या बच्चे लिख रहे हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या है, 12 मासी नदियां हैं, यानी इन नदियों में जो वाटर है, जल है, वो 12 महीना देखा जाएगा। और प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली क्या है, यानी ये नदी, कुछ नदी को छोड़ दें तो इसमें वाटर बिल्कुल बारिश के जल पर निर्भर है। अब ऐसा क्या है कि हिमालय से निकलने वाली नदी को हम 12 मासी कहते हैं, क्योंकि इन नदियों का जो वाटर है, जल है, वो पूरी तरह से ग्लेशियर पर निर्भर करता है। किससे निकलता है ये, ग्लेशियर पर निर्भर करता है, क्योंकि ग्लेशियर से पिघलती है और वाटर बहते रहता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है हिमालय से निकलने वाली नदी और पेनिनसुलर रिवर इंडिया। तो अब देखते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदी कौन कौन सी है, प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली कौन कौन सी है। क्योंकि इस चैप्टर काफी लंबा है, तो डियर समझना, हम थोड़ी सी तेज गति से चलेंगे, लेकिन बट समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। हिमालयन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हिमालयी नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बच्चे जरा कमेंट सेक्शन में लिखना सर, बिल्कुल सुनाई पड़ रही है आवाज आपकी। हिमालयन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हिमालयी नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो सिस्टम कहने से मतलब क्या है भैया, क्लास है आपकी कल भी, पहले आज तो कर लो, आज तो कर लो लेक्चर, आज तो लेक्चर कर लो आप। ठीक है। तो रिवर सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु और इसके ट्रिब्यूटरी, सिंधु और इसको ट्रिब्यूटरी, सिंधु और इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरी, गंगा और इसकी सहायक नदियां हैं।
ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, दैट में ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरी। इसीलिए हम इसे सिंधु नदी तंत्र कहते हैं, गंगा नदी तंत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। राजू जी आप अपने सिस्टम को रिफ्रेश करो डियर। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्लास आवाज आ रही है, बिल्कुल सही सही आ रही है, तो आप अपने सिस्टम को ना एक बार रिबूट करिए, रिफ्रेश करिए, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र कि सिंधु नदी कहां से निकलती है, कहां को जाती है, कौन कौन से इसकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी है। सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम में देखिए कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। देखिए सिंधु की सहायक नदियां श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गैस्टिंग एवं द्रास है। जबकि एटॉक की पहाड़ियों के पास दाहिने किनारे, मेरी बात समझना, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी बाएं तरफ से जो नदी आकर मिलती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी जो नदी दाएं तरफ से आकर मिलती है। ठीक है यार, अब टेक्स्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। टेक्निकल टीम स्क्रीन जूम हो सकता है क्या? टेक्निकल टीम स्क्रीन क्या जूम हो सकता है? नहीं जाएगा, नहीं फिर टेक्स्ट फट जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर दीजिए आप, फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा, मुझे स्पेस भी चाहिए समझाने के लिए। थोड़ा सा टेक्स्ट को छोटा कर दीजिए ताकि मुझे समझाने का जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए। बिल्कुल सही सर, थैंक यू। चलिए, तो अब मैं आपको समझाना चाहता हूं डियर, समझना कि दो ट्रिब्यूटरी होते हैं, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कहा। अगर ओवरऑल कहता है भैया इनमें से कौन सी सहायक नदी है, तो आप कुछ भी बना सकते हो। लेकिन अगर कह दिया कि सर ये दाहिने किनारे में कौन, काबुल, खुर्रान, तोची, गोमाल, विबोवा, सांगर, ये सब के सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब ये नदी जास्कर और लद्दाख श्रृंखला से होते हुए, ये जम्मू कश्मीर के पास जास्कर और लद्दाख श्रृंखला से होते हुए लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है और जम्मू कश्मीर में गिलगिट के पास एक घाटी का निर्माण करती है और पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। यानी सिंधु केवल और केवल जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हैं, ये बात तो फैक्ट है। सिंधु जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, इंटर करती है, ये बात फैक्ट है। लेकिन जम्मू कश्मीर में कहां, जम्मू कश्मीर में ये कहां प्रवेश करेगी? मिठानकोट के पास, ये पाकिस्तान के पास है डियर। इससे पंजाब की 5 नदियां जिसे हम पंचनद कहते हैं, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम मिलती है और कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। भारत में सिंधु केवल लेह, अब जम्मू कश्मीर ना करके
जम्मू कश्मीर कहां है? लेह, लद्दाख चला गया ना। आ रही बात समझ में? यानी अब जम्मू कश्मीर की जगह हम क्या लिखेंगे? लद्दाख। भारत में सिंधु केवल लेह जिले जो जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, अब क्या हो गया? ये लद्दाख में इंटर करता है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसीलिए कहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्रा दोनों को हम जुड़वा कहते हैं। जुड़वा क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर है, वहीं ब्रह्मपुत्रा की लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो कभी कभी क्वेश्चन यह भी कह सकता है कि भारत में सिंधु नदी कितने किलोमीटर क्षेत्र में बहती है, या भारत में सिंधु की कुल लंबाई कितनी है। तब आपको बताना पड़ेगा भारत में सिंधु की कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में सिंधु की कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। ठीक है। अब इसी की ट्रिब्यूटरी है झेलम डियर। यह सिंधु की एक सहायक नदी है जिसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। बिल्कुल समझते चलना, झेलम सिंधु की सहायक नदी जिसकी लंबाई 725 किलोमीटर। निकलती कहां से है? ये निकलती है वेरीनाग स्प्रिंग पीर पंजाल की श्रृंखला से। यार मैंने तो कह दिया सनी 82 है भैया। मैंने पिछले लेक्चर में ध्यान से सुनो, मैंने बताया था 82 अकॉर्डिंग टू नासा सैटर्न का। यार आरोप ना लगा दो मेरे ऊपर। लवकुश कुमार जी आप आरोप ना लगा दीजिए। आप देखिए पिछले लेक्चर में मैंने क्या कहा। तो झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पीर पंजाल के नीचे स्थित वेरीनाग बसंत से निकलती है। मेरा कंसर्न यही है, मेरा क्वेश्चन यही है कि पीर पंजाल भारत के किस राज्य में है? पीर पंजाल की श्रृंखला, क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा है कहां है पीर पंजाल? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकेट है। और इसके बाद पाकिस्तान में झांग के पास चिनाब में शामिल हो जाती है। इसके बाद पाकिस्तान में झांग के पास ये चिनाब में मिल जाती है। और फाइनली कहां गिरेगी? अरब सागर में, क्योंकि मिठानकोट के पास मिलती है। ये कहां? इंडस में। हम आप देख पा रहे हो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है सर, कि झेलम पर कौन कौन सी झीलें हैं और कौन कौन सा बांध है। वूलर लेक, डल झील, मानसबल झील, गंगाबाल झील, निगिन झील और अंकर झील, ये सब के सब झेलम नदी पर है। डैम्स की बात करें, बांध की बात करें, मंगला डैम, उरी डैम और किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। मंगला बांध, उरी बांध और किशनगंगा जल विद्युत संयंत्र, ये सब के सब झेलम नदी पर है। सब के सब झेलम नदी पर लोकेट हैं, स्थित हैं। और ये भारत और पाकिस्तान में बहती है और पंजाब क्षेत्र की 5 प्रमुख नदियों में से एक है
कहां से निकलता है ये? बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। कौन? चेनाब। यानी द चेनाब रिवर फ्लोज इन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इज वन ऑफ द 5 मेजर रिवर्स ऑफ द पंजाब रीजन। हाँ, सारा जम्मू कश्मीर में है। वही तो, चेनाब नदी भारत और पाकिस्तान में बहती है। पंजाब क्षेत्र की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। कहां से निकलेगा? बारालाचा पास। अब यहां आप ये भी देख सकते हो सर, बारालाचा पास कहां लोकेट है? हिमाचल प्रदेश में, जिसकी लेंथ 960 किलोमीटर है। कौन सा बांध है इस पे? सलाल बांध, बगलिहार डैम और दुलहस्ती जल विद्युत संयंत्र। अब ये काफी इंपॉर्टेंट भैया, इसको याद रखना कि सलाल डैम चेनाब नदी पर, बगलिहार चेनाब पर, दुलहस्ती चेनाब पर लोकेट है। रावी, इट ओरिजिनेट्स नियर वेस्ट ऑफ रोहतांग दर्रा एंड फ्लोज थ्रू चंबल वैली फ्रॉम कुल्लू हिल्स। ये भी हिमाचल प्रदेश में ही निकलती है। इसका उद्गम रोहतांग दर्रा के पश्चिम में होता है एवं कुल्लू पहाड़ियों से होते हुए चंबल घाटी के मध्य बहती है। इसके बाद यह दक्षिण पूर्वी पीर पंजाल और धौलाधार श्रृंखला के बीच से गुजरती है और फाइनली ये कहां मिलती है? सिंधु में मिल जाती है। अरे यार, ये तो अंडरस्टूड है, थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा कि किस राज्य में है। अब खुद सोचो ना, ये जब निकल रही है सलाल बांध, बगलिहार बांध, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, मिलनी कहां मिलती है? ये जम्मू कश्मीर में जाके। तो ये सब बांधें कहां होंगी? जम्मू एंड कश्मीर में होगी। आज पूरे हॉट मोड में भैया, क्या बात है। तो रावी, और एक चीज समझना, सभी 5 नदियों में सबसे छोटी, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। व्यास की बात करें, इट ओरिजिनेट्स नियर ब्यास कुंड रोहतांग पास, इट पासेज थ्रू कुल्लू वैली, जॉर्ज एट काटी एंड लार्गी इन धौलाधार रेंज। एक चीज समझना, 5 नदियों में, पंचनद में, 5 नदियों में एकमात्र नदी ब्यास है जिसकी ओरिजिन एंड क्या कह सकते हैं, मीट यानी मीटिंग यानी किसी और नदी मिल जाना, मीट्स कह दे, दोनों का दोनों इंडिया है। दोनों का दोनों इंडिया है। यानी 5 नदी में एकमात्र ब्यास है जिसकी ओरिजिन भारत में है और भारत में ही मिल जाती है सतलज में। जबकि जितने सारे नदी हैं, या तो ओरिजिन इंडिया है, ओरिजिन फिर कहां मिलती है? ये पाकिस्तान में। अरे बात समझ में। तो यह पंजाब में तब प्रवेश करती है जब हरिके में सतलुज से मिलती है। ब्यास के पुराने नाम की बात करें, चलो बच्चे ने बता दिया तो मैं बता दूं, बिपाशा। सतलुज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है 5 नदी में। एक चीज हमेशा समझना, एक क्वेश्चन रखते हैं, इनमें से किसका उद्गम भारत में नहीं है? किसकी ओरिजिन भारत में नहीं है? पहला ब्रह्मपुत्रा, दूसरा इंडस, तीसरा सतलज, चौथा रावी। चलिए, सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सा सवाल है, इनमें से 4 नदियों में से किसकी ओरिजिन भारत नहीं है? तब तक मैं समझा दूं। सर, एक पूर्ववर्ती नदी है, पुरानी नदी है, ये हिमालय से भी पुरानी कहा जाता है। ये सतलुज तिब्बत में
मानसरोवर के पास राकस झील से निकलती है, वहां इसे लैंगचेन खंबाब कहा जाता है। सतलज नदी को सतुत्री भी कहा जाता है। आप कह रहे हो ब्रह्मपुत्रा, बहुत बढ़िया। और चलिए बहुत बढ़िया, आप कह रहे हो ब्रह्मपुत्रा, चलो ठीक है। अब बताओ 3 रिवर में क्या होगा। ठीक है, आपका कहना मैं आपके साथ हूं, ब्रह्मपुत्रा जिसकी ओरिजिन भारत में नहीं है। अब तीनों में बताओ किसकी ओरिजिन भारत में नहीं है। अभी देखो कितने सारे क्वेश्चन निकलेंगे, कितने सारे नए नए क्वेश्चन निकलेंगे, अभी बताओ। अरे भैया वो तो ठीक है, कहां से निकल रहा है मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने कहा ब्रह्मपुत्रा, अच्छी बात है, तो इन तीनों में किसकी ओरिजिन भारत नहीं है। अब देखो कितने क्वेश्चन निकलेंगे। अगर ये 3 ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा, पहला ब्रह्मपुत्रा होगा। अगर ब्रह्मपुत्रा नहीं है और इंडस और सतलज है तो प्रेफरेंस देंगे हम इंडस को। अगर इंडस नहीं है तो थर्ड प्रेफरेंस सतलज होगा, क्योंकि इन तीनों की ओरिजिन भारत नहीं है। इन तीनों की ओरिजिन भारत नहीं है। याद रखना, पहला प्रेफरेंस ब्रह्मपुत्रा, दूसरा इंडस, तीसरा सतलज। सतलज 400 किलोमीटर सिंधु के समानांतर बहती है। 400 किलोमीटर सिंधु के समानांतर बहती है और भारत में पंजाब रोपड़ घाटी के पास प्रवेश करती है और सिपकीला के मध्य से पंजाब के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। सिपकीला के मध्य से या पंजाब के मैदानी इलाकों में इंटर कर जाती है। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना सर बिल्कुल समझ में आई है, कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तक। सतलज रिवर इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द रीजन ऑफ पंजाब इन नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। उन पांचों नदियों में से जो पंचनद कहते हैं, उनमें से सबसे लंबी नदी सतलज है। सिंधु की पूर्वी सहायक नदी है। इट इज द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। ठीक है। सतलज पर कई प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। भाखड़ा नंगल बांध बताइए कहां है। भाखड़ा बांध की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश चले जाइए। करचम वांगू बांध कहां है। ये भी अब हिमाचल प्रदेश चले जाइए। और नाथपा झाकरी की बात करें ये भी अब हिमाचल प्रदेश चले जाइए। यानी तीनों के तीनों बांध, भाखड़ा बांध, करचम वांगू जल विद्युत संयंत्र और नाथपा झाकरी बांध सब हिमाचल प्रदेश में लोकेट हैं सतलज पर। सबसे भाखड़ा बंदल नंगल की बात करेंगे सबसे ऊंची है ना, लेकिन ग्रेविटी आधार पे ऐसे सबसे ऊंची देखेंगे तो टिहरी बांध हो जाएगा, भूलना नहीं। प्रॉफिटेबल स्टेट हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश भी है। भारत में सतलज नदी बेसिन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और हरियाणा राज्यों में स्थित है। नदी बेसिन क्षेत्र यानी क्या हो गया कि इसके ट्रिब्यूटरी भी कहां कहां से आकर फैलते हैं, मिलते हैं। लंबाई 1500 किलोमीटर कहां मिलेगा बता चुके हैं। पाकिस्तान मिठानकोट के पास चेनाब से मिलकर पंचनद का निर्माण करती है।
अब गंगा नदी प्रणाली की बात करें, हमने सिंधु को देखा, गंगा की बात करते हैं तो उत्तराखंड में उत्तर काशी में स्थित गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहां यह भागीरथी कहलाती है। यानी कहा कि सर याद करिए कि जो कई सारे आप देखोगे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, जो पंचनद हैं, एकमात्र गंगा ऐसी नदी निकलती है किसी और नाम से, मिलती है किसी और नाम से। कहां निकलती है? भागीरथी के नाम से, मिलती है मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में। कितना जुल्म। और सबसे ज्यादा नामों से जानी जाने वाली गंगा है, अलकनंदा देख लो, भागीरथी देख लो, हुगली देख लो, पद्मा देख लो। आई बात समझ में? तो उत्तराखंड में उत्तर काशी में स्थित गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो भागीरथी कहलाती है। भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी, जिसकी लेंथ 2525 किलोमीटर, लेकिन भारत की बात करेंगे 2510, 15 किलोमीटर। कहां जाएगा ये? बांग्लादेश में सफर करेगा। कैलकुलेशन सारा आपके सामने है। 10 किलोमीटर कहां भेज दिया मैंने? बांग्लादेश भेज दिया इसे। तो कर्णप्रयाग के पास, समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 5 प्रयाग हैं। प्रयाग किसे कहते हैं? संगम कहते हैं, जहां 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती है। कर्णप्रयाग के पास पिंडार अलकनंदा में शामिल हो जाती है। रुद्रप्रयाग के पास मंदाकिनी या काली गंगा अलकनंदा में शामिल हो जाती है। कैसे याद रखें? बहुत कंफ्यूजन है, देखो समझाते हैं। और देवप्रयाग के पास अलकनंदा भागीरथी के साथ मिलकर गंगा का निर्माण करती है। ये तो समझ में आई बात। देखो पंचप्रयाग की बात करेंगे, देखो बिल्कुल कैसे नोट्स बनाना। अलकनंदा प्लस धौली गंगा इज इक्वल टू विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा कॉमन रहेगा सब में, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नंद प्रयाग। अरे बात समझ में? अलकनंदा धौली गंगा विष्णु प्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी नंद प्रयाग। एकदम संक्षिप्त रूप से नोट्स बनाइए, याद रखने में आसानी होगी। और अलकनंदा सब में कॉमन, अलकनंदा प्लस पिंडार कर्णप्रयाग, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, अलकनंदा प्लस भागीरथी देवप्रयाग। भैया 5 प्रयाग है, सब में अलकनंदा कॉमन है। जो रिवर चेंज हो रहा है इधर चेंज हो रहा है, तो याद रखने में तो आसानी है। देवप्रयाग तो याद ही है हमें। याद रख लो ना, नंदाकिनी नंद प्रयाग, ये तो आसान हो गया। नंदाकिनी नंद प्रयाग, 3 का काम खत्म। तो 2 ट्रिक्स लोग कहते हैं, सर ट्रिक्स बताओ, ट्रिक बताओ। सर कुछ ट्रिक नहीं होता है, आपके दिमाग की उपज आप जैसे अपने दिमाग में सेट कर लो। गंगा हरिद्वार में मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और दक्षिण की तरफ, दक्षिण पूर्व की दिशा में आगे बढ़ती है। कितने राज्यों में सफर करेगी ये? उत्तराखंड से निकलती है, यूपी में सबसे ज्यादा बहेगी, फिर बिहार इंटर करेगी, फिर झारखंड में एक मात्र डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज में इंटर करती है, फिर वेस्ट बंगाल में इंटर कर कर 2 भागों में डिवाइड होगा। एक हुगली चला जाएगा बंगाल की खाड़ी, और एक चला जाएगा पद्मा के नाम से बांग्लादेश। फरक्का के आगे पश्चिम बंगाल में, भारत में भागीरथी हुगली में तथा बांग्लादेश में पद्मा के रूप में विभाजित हो जाती है। पद्मा के रूप में विभाजित हो जाती है। अगर समझ में आ रहा है जरा कमेंट बॉक्स में मार देना जरा, सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां थोड़ी सी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, थोड़ी सी ब्रह्मपुत्रा को इंटर किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सर गंगा पद्मा के नाम से इंटर किया, इधर ब्रह्मपुत्रा जमुना के नाम से इंटर करती है। जमुना इंटर करता है, एकमात्र मेल रिवर कहते हैं हम। और जमुना जब पद्मा में मिलता है तो पद्मा कहा जाता है।
एक और नदी मिलती है मेघना, तब सम्मिलित रूप से मेघना कहा जाता है। यानी कह सकते हैं मेघना में कितनी नदियों का संगम है? 3 नदी का। कौन कौन? पद्मा जो गंगा थी, जमुना जो ब्रह्मपुत्रा था, और मेघना ऑलरेडी 3 नदी है। तो मेघना बांग्लादेश की एक अन्य नदी बांग्लादेश के चांदपुर के पास पद्मा से मिलती है और अब संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर विश्व का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा, नदी डेल्टा, जिसको हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। क्यों कहते हैं? सुंदरी नामक ट्री पाया जाता है यहाँ, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए मशहूर है, मैंग्रोव है, इस कारण से। दाएं तट की सहायक नदियां यमुना और सोन है। द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, दाएं तट की सहायक नदियां यमुना और सोन है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, बाएं तट की सहायक नदियों की बात करें, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। बार बार कहेंगे ट्रिब्यूटरी पर जोर देना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इसकी यमुना है। It is the longest and westernmost tributary of Ganges. It originates from Yamunotri Glacier, बंदर पुछपिक, उत्तराखंड, जिसकी लेंथ 1375 किलोमीटर है। गंगा की सबसे लंबी और पश्चिमी सहायक नदी यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुछ चोटी से निकलती है। इसे ओपन ड्रेनेज कहा जाता है, खुला नाला कहा जाता है इस नदी को। क्या कहा जाता है? ओपन ड्रेनेज, खुला नाला किस नदी को कहते हैं? यमुना को खुला नाला कहते हैं। प्रयाग इलाहाबाद में गंगा में शामिल हो जाती है। अब इसकी जो दाएं तट की सहायक नदियां, बार बार कहेंगे सर राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को याद रख लेना। दाएं तट की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। बाएं तट की सहायक नदियां हिंडन, रिंद या रिहिंद, सेंगर और वरुण है। गंडक की बात करते हैं सर। काली गंडक और त्रिशूल गंगा मिलकर गंडक का निर्माण करती है, जो हिमालय, नेपाल हिमालय से निकलती है, यानी नेपाल से निकलती है। ये यह धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच नेपाल हिमालय से निकलती है। और नेपाल में बहते हुए कहां इंटर करती है भारत में? तो बिहार के चंपारण जिले में इंटर कर गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। गंडक पटना के पास सोनपुर में गंगा में शामिल हो जाती है। तो यहां गंडक और सोन दोनों मिलता है किसमें? गंगा में। घाघरा की बात करें सर, तिब्बत में मानसरोवर के दक्षिण में, तिब्बत इंडिया नहीं है इसकी ओरिजिन, तिब्बत में मानसरोवर के दक्षिण में गुरला मंधाता चोटी के समीप निकलती है। पश्चिम नेपाल में से करनाली कहते हैं। ये कहां मिलेगी? बिहार में गंगा से मिल जाती है, छपरा में। गंडक भैया नेपाल से निकलती, बता तो दिया डियर। अरे यार बता तो दिया। गंडक अरे मध्य नेपाल में बहती है, यानी कहां से निकलेगी? देखो, इसलिए तो कहते थोड़ा सा पता नहीं कहां हो आज। धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच नेपाल हिमालय से निकलती है। अगर आपने कल पढ़ा होगा हिमालय आज, तो नेपाल हिमालय यानी कहां? नेपाल में है। कोसी की बात करते हैं। इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत। देखो, इसकी भी ओरिजिन भारत नहीं है, कोसी की भी। तो यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है।
जो माउंट एवरेस्ट के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। सर इसमें 7 धाराएं हैं जो आगे चलकर केवल 3 धाराओं में बदल जाती है, सन कोसी, तुमर कोसी और अरुण कोसी। पता है सबसे विश्व में सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी बिहार का शोक कोसी क्यों कहते हैं? क्योंकि सर अब सोचो 7 धारा है जो आगे चलकर 3 धारा है में बदलती है। सबसे बड़ी धारा अरुण कोसी है। अब 3 धारा बनकर 1 धारा बन जाएगा तो भाई नदियां अपने साथ गाद को लाती है, डस्ट पार्टिकल है ना, बहुत सारी चीज को लाती है। लाने के बाद यहां जमा हो जाता है। जमा होगा तो भाई नदी को बहने के लिए जगह तो चाहिए। तो इसीलिए नदियां जगह नहीं मिलने के कारण कभी कभी ये पीछे लौटती है, जिधर तिधर पानी निकल जाता है इसका। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। ये तीनों धाराएं महाभारत पर्वत के दक्षिण में मिलकर कोसी नदी का निर्माण करता है। कोसी भागलपुर में भागलपुर बिहार में गंगा में शामिल हो जाती है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। दामोदर छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलेगा ये झारखंड की नदी। छोटा नागपुर पठार से निकलती है और रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है, रिफ्ट घाटी से होते हुए बहती है, पश्चिम बंगाल में हुगली से मिल जाती है। ये आ रही बातें समझ में? जरा कमेंट बॉक्स में बता दो भैया ये सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आ रही बातें समझ में? देखिए बिफोर 1948 1948 के पहले इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। अब क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि सर इस पर दामोदर घाटी निगम बहुउद्देशीय परियोजना बना दिया गया है, जिसे पानी जमा हो जाती है। इसीलिए अब इसे पश्चिम बंगाल के लिए वरदान माना जाता है। क्या माना जाता है? ये बूंद माना जाता है पश्चिम बंगाल के लिए। सोन यमुना नदी के बाद गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में से इसका दूसरा सबसे बड़ा स्थान है, जो कहां से निकलती है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। ये सोन कहां से निकलती है? अमरकंटक के पास से निकलेगी। दक्षिण पठार से होकर बहने वाली और गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी है। दक्षिण से गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी है। सोन कैमूर पहाड़ियों के समानांतर बहते हुए पूर्वोत्तर से उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्य के मध्य पटना के पश्चिम में गंगा में शामिल हो जाती है। मैंने कहा था गंडक और सोन दोनों कहां मिलती है? पटना के पास। किस में मिलती है? तो गंगा में मिल जाती है। अब बात करते हैं सर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इट ऑरिजिनेट्स एट चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर इन कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक, तिब्बत। यह कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के नजदीक चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। यानी एकमात्र मेल रिवर की बात जब भी करते हैं तो वो ब्रह्मपुत्र की करते हैं। इसे चीनी भाषा में यारलुंग जांगबो जियांग और तिब्बती भाषा में सांगपो कहते हैं। भारत में ये दिहांग के नाम से इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। और लोहित को मिलाने के बाद इसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अब देखो
तिब्बत से सिंधु भी निकलती है, ब्रह्मपुत्रा भी निकलता है। तो सिंधु चली जाती है कहां? वेस्ट की ओर, और ये चला जाता है कहां? ईस्ट की ओर। तब दोनों को अलग कौन करता है? मरियम ला पासेज, जो तिब्बत में लोकेट है। तो मरियम ला दर्रा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु के स्रोत को अलग करती है। फिर यह अशांत नदी के रूप में उभरता है और मध्य हिमालय में नामचा बरवा में गहरी घाटी बनाता है। कहां? असम में। इसे असम का शोक कहते हैं। सोरो ऑफ असम, असम का शोक कहा जाता है इसे। दिहांग नाम के साथ या भारत में क्या कहा कि भैया दिहांग नाम से या भारत में अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर में प्रवेश करता है, और दक्षिण में दिबांग और लोहित से मिलता है और ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, भारत में ब्रह्मपुत्रा किस नाम से प्रवेश करती है? तो भारत में ब्रह्मपुत्रा दिहांग नाम से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। बाएं तट की सहायक नदियां की बात करें कौन कौन है? बूढ़ी, दिहांग, धनसारी। दाएं तट की सहायक नदियां की बात करें, सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में है, कामेंग, मनास और संकोश। इसके द्वारा बनाया गया सबसे बड़ी नदी द्वीप, इसके द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो बताया है। और आयतन के आधार पर विश्व की चौथी और भारत की सबसे बड़ी नदी है। लंबी नहीं, सबसे बड़ी नदी है। जैसे वर्ल्ड की अमेजन है, कौन? चौड़ी, लंबी नील होगी। वैसे ही भारत की लंबी गंगा है। चौड़ी की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्रा है। या बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रवेश करता है और पद्मा गंगा से मिलता है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। भैया यूपी, झारखंड, बिहार किसके बारे में बता रहे हो? लवकुश कुमार जी, किस नाम से मिलेगी? तो मेघना के नाम से गिरती है ये बंगाल की खाड़ी में। तो ये था, हमने देखा हिमालय से निकलने वाली नदी। अब बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय नदियों से पुराने हैं, जो लगभग रेन वाटर पे निर्भर करती है, क्योंकि भैया ग्लेशियर तो है नहीं, सोर्सेस, स्रोत तो ग्लेशियर है नहीं इसका। प्रायद्वीपीय भारत में नदियों के प्रवाह की मुख्य दिशा इस रूप में है, दो प्रकार से। एक, अगर हम इंडिया की मैप देख लें डियर, तो ये ईस्टर्न और ये वेस्टर्न, यानी ये बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदी और ये अरब सागर में बहने वाली नदी। जो नदियां ईस्ट की ओर आएगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, जो नदियां वेस्ट की ओर जाएगी वो अरब सागर में गिरेगी। तो बंगाल की खाड़ी या पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कोई कंफ्यूजन?
तो सबसे पहले देखते हैं टुवार्ड्स द अरेबियन सी और वेस्ट फॉलोइंग रिवर, अरब सागर या पश्चिम की ओर बहने वाले नदियों की बात करें, नर्मदा पहला, तापी या ताप्ती, साबरमती, माही और पश्चिम घाट से निकलने और बहने वाली नदियां। तो पश्चिम घाट की भैया अगर बात करें डियर, तो ये ईस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया। तो यहां से भी कई सारी नदियां निकलती है और ये अरब सागर में ही गिर जाती है। तो वही कहा कि पश्चिम घाट से निकलने और बहने वाली कई छोटी नदियां हैं। बहुत बढ़िया अंकुश जी, समानता बताएंगे, भी परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहले देखते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। देखिए अंकुश जी ने कह दिया समानता, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। हाँ भैया मेडिसिन लिया है तभी तो कुछ रिलैक्स हुआ है, रिलैक्सेशन है। और यार सबसे बड़ी चीज पता है, देखो मतलब कल तो आपको पता चल जाएगा कि नो योर गुरु है ही, कल 10 बजे जुड़ना ही है आपको यूट्यूब में। तो अब आई लव, इसीलिए ना थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है, ठीक है, इस कारण से थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है। बाकी बात नो इशू, दवा लिया, परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखो आगे, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नर्मदा है। या कहां से निकलती है, यह अमरकंटक पठार के पश्चिमी हिस्से से निकलती है, यानी कहां, मध्य प्रदेश। और दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्य पर्वतमाला के बीच में एक रिफ्ट घाटी में बहती है। और ऐसे भी विंध्याचल को भारत का डिवाइडर कहते हैं, क्योंकि ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा में बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। याद होगा सरदार सरोवर परियोजना से जुड़ी हुई चीज कौन, मेधा पाटेकर जी हैं। यह भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर से मिलती है और 27 किलोमीटर लंबी एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी और डेल्टा आप लोग समझते होंगे। तो डेल्टा क्या है सर, कई सारी नदियां जो है ना सर, ऐसे समझना कि डेल्टा यानी समुद्र में मिलने के पहले अलग अलग भागों में बटेगी, अब डेल्टा का फॉर्म हो जाएगा। और नर्मदा क्या है कि अलग अलग भागों में बढ़ती नहीं है, सीधा 27 किलोमीटर घूमते हुए अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर अगर ऑप्शन होगा तो सही, ना तो फिर खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। तापी या ताप्ती की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में, मध्य प्रदेश के बैतूल में मुल्ताई से निकलती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग समझते हैं अमरकंटक से निकलते हैं, लेकिन जो गलत है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है 3 राज्यों में, 3 राज्यों में होकर ये बहती है। प्रायद्वीपीय की दूसरी सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, जिसे नर्मदा की जुड़वा या दासे भी कहा जाता है। नर्मदा की जुड़वा क्यों कहते हैं भाई, पश्चिम की ओर बहेगी, एस्चुरी बनाएगी, रिफ्ट घाटी से बहेगी और यह भी अरब सागर में गिरेगी, इसीलिए कहते हैं नर्मदा की बहन या जुड़वा या दासी। कहां कहा, खंबात की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, जो अरब सागर की एक खाड़ी है, यहीं मिल जाती है ये। भाई आ रही है समझ में ना, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना सर बिल्कुल आ रही है। लूनी की बात करते हैं सर। कहां से निकलती है ये, अरावली के पश्चिम में, राजस्थान में। अल्पकालिक और सबसे बड़ी नदी, अल्पकालिक यानी छोटी है, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी।
पुष्कर के पास सरस्वती और सागरमती दो शाखाओं में निकलती है। और यही पुष्कर भारत का एकमात्र जगह, पुष्कर मेला सुना होगा आपने, ऊंट मेला, एकमात्र जगह जहां पर ब्रह्मा की टेम्पल है। गोविंदगढ़ में, गोविंदगढ़ के पास सरस्वती और सागरमती मिलती है और लूनी कहलाती है। एकमात्र ऐसी नदी जो जमीन में लुप्त हो जाती है। क्यों, कहां मिल जाती है? कच्छ के रण में, गुजरात में। ऐसी नदी जो जमीन में लुप्त हो जाए उसे रिवर ऑफ एफिमेरल कहते हैं, क्षणिक नदी है। क्या कहेंगे? रिवर ऑफ एफिमेरल कहेंगे, जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है। साबरमती की बात कर लें डियर। साबरमती नदी भारत में मुख्यतः पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है, आपको पता है, जिसका उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली श्रृंखला से होता है। राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली श्रृंखला से होता है। राजस्थान और गुजरात में दक्षिण और पश्चिम दिशा में 371 किलोमीटर की यात्रा के बाद अरब सागर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसीलिए मैंने ट्रिक बताया था आपको, समानता, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। याद करिए, सिंधु घाटी सभ्यता, लोथल जो सबसे बड़ी बंदरगाह थी, किस नदी किनारे? भोगवा, यानी साबरमती नदी का प्राचीन नाम भोगवा है। गुजरात के वाणिज्यिक और राजनीतिक राजधानी अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर स्थापित किए गए हैं। यानी साबरमती नदी का प्राचीन नाम क्या है? भोगवा। लोथल किस नदी किनारे? भोगवा किनारे है। माही की बात कर ले सर। इसका उद्गम मध्य प्रदेश की विंध्य श्रृंखला से होता है। मध्य प्रदेश की विंध्य श्रृंखला से होता है। और याद रखना, भारत की नदी जो कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है, कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है, वो माही है। यह भी खंबात की खाड़ी में मिलती है। कहां? अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी पर माही, बजाज, सागर बांध, बसवाला बांध स्थित है। जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि माही, बजाज, सागर बांध या बसवाला बांध कहां है। जल्दी बताओ। कहां है? राजस्थान में है। याद रखना कि इस नदी पर, माही नदी पर, माही, बजाज, सागर बांध, बसवाला बांध राजस्थान पर लोकेट है। फिर मैंने कहा था कि सर पश्चिम घाट से कुछ नदी निकलती है और पश्चिम में ही बह जाती है। तो पश्चिम घाट से निकलने वाले कुछ नदियों में गोवा में मांडवी है, जुआरी है और रचेल है। कर्नाटक में कालिंदी है, शरावती है और नेत्रावती है। केरल में पेरियार है और भारतपूजा है। यानी फिर से मैं आपको थोड़ी सी संक्षिप्त रूप से थोड़ी जानकारी दे दूं। ये वेस्टर्न घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, और यहीं आप देख पा रहे होंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो गोवा से निकलती है और यहीं गिर जाती है, कर्नाटक से निकलती है यहीं गिर जाती है, और केरल से निकलती है यहीं गिर जाती है। ये अरब सागर हो गया। तो कहा कि पश्चिमी घाट की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। आ रही बातें समझ में? यार कमेंट बॉक्स में तो लिख दो कि सर बिल्कुल समझ में आ रही है। महानदी की बात कर ले।
छत्तीसगढ़ में रायपुर सिहवा से निकलती है और उड़ीसा के मध्य से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यानी अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कहां से निकली गई है? छत्तीसगढ़ में रायपुर सिहवा से निकलती है और उड़ीसा के मध्य होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यानी महानदी दो राज्यों में बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर स्थित है जो उड़ीसा में है। गोदावरी या दक्षिण गंगा की बात कर लें, गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय मतलब क्या हो गया? प्रायद्वीप यानी जिस तीन ओर से जल से घिरा है। प्रायद्वीप किसे कहेंगे? तीन ओर जल से घिरा है, यानी इधर कहां? इधर अरब सागर हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, से दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। द गोदावरी इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द वृद्ध गंगा और द दक्षिण गंगा। द रिवर इज अबाउट 14-15 किलोमीटर। गोदावरी को अक्सर वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के रूप में जाना जाता है। नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र में मुंबई नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो सर ये था रिवर सिस्टम आपके। सर लाइए स्क्रीन पे। तो आज की लेक्चर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा भी कि सर बताओ समझ में आया नहीं समझ में आया। हमने रिवर को दो तरीके से देखा। पहले देखा हमने इंडियन रिवर सिस्टम को दो भागों में बांटा, एक हिमालयन और एक पेनिनसुला। फिर पेनिनसुला को हमने दो भागों में बांटा, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। हिमालयन को हम लोग तीन भागों में बांटा, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। तो सर टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे ना तब समझ में आसानी होगी। टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। अभी आपको लग रहा हो सर इतना सारा रिवर कैसे याद रखेंगे, तो टुकड़ों में बांटिए इसको। हिमालयन को पहले तीन भाग में, पहले इंडस को अच्छे से करिए, फिर गंगा को करिए, ब्रह्मपुत्रा को करिए। चीजें क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगी आपके पास। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी